नमस्ते स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस अनिमेश 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुपम पुरोहित आपके साथ कुछ कंटेंट शेयर करूंगा जो 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑप्शनल कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। दोस्तों हम बात करते हैं जो कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे और कौन से टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उन पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस अनिमेश 2.0 में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। टेस्ट सीरीज, कंटेंट्स, वो सब गैप बात की बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें क्या चीज़ देखना है। तो सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना एक पेज, कॉपी या पेन जो भी है आप मटेरियल लेके बैठें और जो जो चीज़ें आपको इस बोर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उन चीज़ों को आप कंटेंट को नोट करें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अनिमेश 2.0 में मैं आपको कौन कौन से कंटेंट देने वाला हूँ, उन कंटेंट में टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, फिर एक एक टॉपिक को हम वर्बली देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 12th कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके 12th बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है क्लास ऑब्जेक्ट, जिसका आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे, जितने प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स विद हेल्प ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि 12th बोर्ड में कंप्यूटर साइंस में थ्योरी है, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं थ्योरी से ही सिर्फ पेपर को कवर करूंगा तो आप मिनिमम पासिंग मार्क्स ही कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं इस टाइम को देखते हुए, जो अभी कंडीशन चल रही है हमारे भारत में, उस कंडीशन को देखते हुए अगर आप चाहते हैं कम समय में हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें तो उसके लिए आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। जो स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल फॉर्मेट भी बनाता है, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी देता है, तो उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो उसी प्रैक्टिकल पैटर्न को मैं लेके आया हूं जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है क्लास ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट के लिए हम किस तरीके से प्रोग्राम को बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्लास ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं, मैं आपको एक सिंटेक्स शेयर कर रहा हूं जिसे आप अपनी कॉपी में या पेज पे नोट करें और उसी सिंटेक्स को हम फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए दोस्तों, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स की। जब भी हम क्लास ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम बनाएं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी बताने वाला हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पेपर में आपके सामने दिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्लास। क्लास इज ए कीवर्ड, एक ऐसे रिजर्व वर्ड है जो आपके कंप्यूटर की लाइब्रेरी में इंस्टॉल्ड है। आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे क्लास ऑब्जेक्ट से बनाना है, जिसमें से क्लास एक कीवर्ड है। छोटा सा नॉलेज के लिए बताता हूं, 42 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, 42 टाइप्स के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर की C++ लाइब्रेरी में इंस्टॉल्ड होते हैं। उनमें से ही एक छोटा सा कीवर्ड है, वो है आपके सामने क्लास, CLASS क्लास। क्लास के साथ में उस क्लास का नेम लिखा जाता है, तो क्लास का नेम। अभी क्लास नेम क्या हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, मैं अपना नाम भी लिख सकता हूं, बट हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो 12th बोर्ड में हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, क्लास के साथ में क्लास का नाम लिखना होगा। वो क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कौन सा अटेंड कर रहे हैं, किस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें इस क्लास के साथ क्या नाम ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट आता है प्राइवेट पार्ट होता है एंड सेकंड पार्ट होता है पब्लिक। यहां पे आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे दो पार्ट में यूज कर रहा हूं, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब इन प्राइवेट एंड पब्लिक में हमें क्या लिखना है, क्या करना है, ध्यान से देखें इसको। प्राइवेट पार्ट के अंदर आपको सबसे पहले जिस चीज को डिक्लेयर करना है वो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब भी हमें वेरिएबल की बात आती है, वेरिएबल किस तरीके से लेना है, वेरिएबल का रोल क्या है, वो भी अभी आपको मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड सेकंड जो पार्ट आता है हमारा पब्लिक, तो पब्लिक दो चीजों को कंटेन करता है। नंबर 1 वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड सेकंड फंक्शन डिक्लेरेशन। यहां पे बात ध्यान रखने की है
कि आप देखेंगे प्राइवेट में भी मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन लिया है और पब्लिक में भी मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन लिया है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमने प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेरेशन ले लिया है तो हमें पब्लिक में वेरिएबल डिक्लेरेशन लेने की क्या जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पे दोस्तों एक डिफरेंस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जहां पे एक टॉपिक आएगा इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी कि प्राइवेट में भी वेरिएबल ले सकते हैं, पब्लिक में भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट एक मेन डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है कि पब्लिक एक सेकंड पार्ट को भी कंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शन का रोल क्या है, फंक्शन में किस तरीके से डेटा को इंसर्ट किया जाता है, कैसे डेटा इनपुट लेगा, कैसे कंडीशंस बनेगी, कैसे आउटपुट आएगा, वो सारी चीजें मैं अभी आपको सामने शेयर करूंगा। यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुछ सिंबल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। जनरल सिंबल्स हैं, ये हम सिंबल यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉलन, जो आप मोबाइल में भी यूज करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक में, उसके साथ हम यूज करते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट एक कंसेप्ट होता है आपका ये इस तरीके से, जो मैथ्स में हम इसको बोलते हैं मंजिलावाचक चिन्ह, लेकिन हम यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन। अगर मैं इसको इस तरीके से लगाता हूं तो ये होता है कर्ली ब्रेसेस क्लोज, जो किसी सिंटेक्स किसी स्ट्रक्चर को स्टार्ट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लास के नीचे मैंने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई। और सारा सिंटेक्स कंप्लीट होने के बाद इस कर्ली ब्रेसेस को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा तो ये हो जाएगा क्लास आपका क्लोज। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप क्लास क्लोज करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस के जस्ट बाद में आपको इस सिंबल का यूज करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसे हम सेमीकोलन बोलते हैं। तो क्लास जब भी क्लोज होती है यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करें। अगर आपने मिस्टेक किया कि आप सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, जो आपकी 12th बोर्ड की बुक है उसमें भी आपकी क्लास जब क्लोज होती है तो उसमें सेमीकोलन लगा हुआ है। तो सेमीकोलन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकता है। तो इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। तो ये आपका हो गया सिंटेक्स, ये सिंटेक्स मैंने आपको शेयर किया है क्लास का। अब इसी सिंटेक्स को फॉलो करेंगे और एग्जाम में आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज क्लास, क्लास किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स बताइए, क्लास ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आपको पेपर के एंडिंग में दिखेगा। जब आप पेपर के लास्ट में जाएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे क्लास ऑब्जेक्ट से। वो मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको वो प्रोग्राम बनाने हैं। लेकिन वो प्रोग्राम बनाने के लिए आपका ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहां पे भी वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। अब बात करते हैं कि किस तरीके से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 3 मार्क्स का भी बन सकता है, 4 मार्क्स का भी बन सकता है। मैं बात करता हूं लास्ट ईयर की। अगर आप पेपर की बात करेंगे, लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ट्रायंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। तो इन त्रिभुज, वृत्त और आयत, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के ये क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। पेपर में आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इनके अंदर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इनका फॉर्मूला जो है वो आपको नॉलेज में होना चाहिए। अगर हम बात करें आज ट्रायंगल की कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, मैथ्स में अगर ये क्वेश्चन होता है तो आपको 2 चीजें ध्यान होती है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए आपको बेस एंड हाइट, ये 2 चीजें आपके पास में मैथ्स में क्वेश्चन में होती है। आप बेस का यूज करेंगे, हाइट का यूज करेंगे, उसके बाद में फॉर्मूला यूज करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने एरिया होगा। हम इसको प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, वेरिएबल ध्यान रखने पड़ेंगे, फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा और क्लास बनानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कि आपके पास में समय की बहुत कमी है तो आपको मैं मैटर अवेलेबल करा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिखने जा रहा हूं। इसका फॉर्मूला मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, एरिया इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहां पे आप चीज नोट करेंगे कि सबसे पहले बात एरिया, तो इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूं। सेकंड में बात करता हूं बेस की, तो इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूं। और थर्ड नंबर बात करते हैं हाइट की, तो इसको मैं थर्ड नंबर दे देता हूं। तो यहां पे बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल का मीन्स होता है कि हम जैसे मोबाइल में किसी चीज को स्टोर करते हैं तो हमें अलग अलग फोल्डर बनाने की जरूरत होती है ताकि हमें ध्यान रहे कि ये चीज हमारे इस फोल्डर में स्टोर है। वैसे हम बात करते हैं एज ए फोल्डर, हमारे यहाँ पे बात करेंगे वेरिएबल की, कि वेरिएबल होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो स्पेस होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कितने वेरिएबल यूज किए हैं आप देख सकते हैं, थर्ड
थर्ड वेरिएबल का यानी कंसेप्ट हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस 0.5 को आप नहीं देखेंगे क्योंकि 0.5 एक वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, जिसको इस फॉर्मूले में हमें साथ में अटेंड कराना है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट वेरिएबल एरिया, सेकंड आपका आ गया बेस, थर्ड आ गया आपका हाइट। तो तीन वेरिएबल पे मैंने यहाँ पे बात की है, ये तीन वेरिएबल आ गए। अब बात करता हूं मैं छोटी सी, एक तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखें, INT इंट, और एक मैं लिखता हूं FLOAT फ्लॉट। ये दो तरह की डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। यहां पे मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि अगर मैं लिखता हूं 5, तो 5 आप देख सकते हैं विदाउट डेसिमल वैल्यू है, कोई इसमें पॉइंट नहीं है। तो जब ऐसी कोई वैल्यू पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो हम कौन सी डेटा टाइप का यूज करेंगे? इंट का। अगर हम बात करते हैं कि मैं आपके सामने लिखता हूं 5.6, तो आपके माइंड में आएगा ये तो डेसिमल वैल्यू है। तो अगर डेसिमल वैल्यू की बात की जाए तो उसके साथ में डेटा टाइप यूज होती है फ्लॉट। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखें कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सोचने पे मजबूर हो जाए आप कि ये डेसिमल होगा या सिंपल वैल्यू है, तो यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रफल की या एरिया की। क्षेत्रफल का जब भी क्वेश्चन आ जाए, आयत का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का निकालिए, इन तीन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल की बात होती है तो हम बात करते हैं डेसिमल वैल्यू की, और डेसिमल वैल्यू पे डेटा टाइप कौन सी यूज करनी है? फ्लॉट। और अभी जो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करूंगा इस वीडियो में, वो क्वेश्चन होगा हमारा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम बनाइए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो जनरल सी बात है, डेसिमल वैल्यू आ गई, डेसिमल वैल्यू आ गई तो हमें फ्लॉट डेटा टाइप का यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में जो प्रोग्राम होगा वो कौन सी डेटा टाइप को यूज करते होगा? फ्लॉट का। और कुछ ऐसे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिसमें आप इंट कहां यूज कर सकते हैं, वो भी हम क्वेश्चन यहां पे शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप अपने इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो C++ की सहायता से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम C++ से कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करो, सोल्व करने के लिए आपको 3 हेडर फाइल्स का यूज करना है। 3 हेडर फाइल्स में सबसे पहली बात आ गई हैश इंक्लूड IOSTREAM.h। मैं स्पेलिंग का एक एक कैरेक्टर भी आपके सामने बोल रहा हूं ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हैश इंक्लूड IOSTREAM यानी iostream.h। ये आपके इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट को नॉलेज में नहीं हो सकता है कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं। तो जनरल सी बात बता देता हूं, एक फंक्शन होता है C++ में Cin, और एक C++ का फंक्शन होता है Cout। ये Cin और Cout। अब यहां पे बात करते हैं कि Cout के आगे इस ऑपरेटर को यूज करते हैं, Cin के आगे इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये जो Cin है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सामने इन लिखा हुआ है, इट मींस ये कौन सा फंक्शन है? इनपुट फंक्शन है। यानी हमें जब भी वैल्यू कंप्यूटर को देनी होगी तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? Cin यूज करेंगे। जब हम कंप्यूटर से रिजल्ट ले रहे हैं, रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं, आउटपुट चाहते हैं, तो उसका मतलब हो गया आउट, रिजल्ट आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हो गया? Cout। ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो कहलाते हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शन। तो यहां पे हम बात करेंगे कि अगर इनपुट और आउटपुट फंक्शन को हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की फाइल यूज करनी पड़ेगी। वो फाइल आपके सामने मैंने लिखी है iostream.h। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरे ये दोनों फंक्शन इस फाइल के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है आपके लिए 1 नंबर का कि इनपुट और आउटपुट से संबंधित हेडर फाइल को लिखिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा कि इनपुट और आउटपुट से संबंधित हेडर फाइल को लिखिए। तो आपका आंसर होगा कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के लिए हम iostream.h हेडर फाइल का यूज करते हैं। 1 नंबर आपका मार्क्स पक्का हो गया। अब बात करते हैं सेकंड हेडर फाइल की। यहां पे आती है सेकंड हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। ये भी एक हेडर फाइल होती है, हालांकि हम इसको यूज ना करें तो भी चलेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि Cin और Cout के लिए इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं printf, और सेकंड फंक्शन में लिख रहा हूं scanf। ये भी आपके इनपुट और आउटपुट फंक्शन है। scanf एक इनपुट फंक्शन होता है, ध्यान से सुनिए, scanf एक इनपुट फंक्शन होता है और printf एक आउटपुट फंक्शन होता है। नाम से मालूम चल रहा है प्रिंट, जो वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? आउटपुट फंक्शन। scanf कौन सा फंक्शन हुआ? इनपुट फंक्शन। अगर हम इन दोनों फंक्शंस की बात करें तो ये भी हमारे किसी फाइल में इंक्लूड होते हैं, और वो कौन सी फाइल है हमारी? stdio.h। मेनली ये सी लैंग्वेज में यूज होती है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कहीं कहीं पे आपके 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के अंदर इस हेडर फाइल का भी यूज किया गया है। तो आपकी फर्स्ट हेडर फाइल हो गई iostream.h जिसमें Cin Cout हो गया, stdio.h में printf scanf हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हैश
इंक्लूड conio.h, ये थर्ड हेडर फाइल आ गई आपकी। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट stream.h, stdio.h, कुछ स्टूडेंट इसको studio.h भी बोलते हैं। तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंफर्म होना चाहिए कि स्टूडियो नहीं है, std है। और इसके स्टार्टिंग की जो 3 वर्ड है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो स्टैंडर्ड फाइल्स को कंटेन करता है। थर्ड आता है conio, इसको बोलेंगे हम कोनियो, लेकिन इसके भी स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर है उसका मेन होता है console.h, console, console, console इनपुट आउटपुट। console इनपुट आउटपुट क्यों यूज करते हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन आता है आपका get ch और एक फंक्शन आता है आपका clr scr। देखिए इसको हम बोलेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। जब हमें बोर्ड को क्लियर करना हो तो हम डेस्टर का यूज करते हैं, वैसे हमें अगर मॉनिटर के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर स्क्रीन को क्लियर करना हो तो हम फंक्शन यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन। और रिजल्ट को रोक के रखना हो, यानी हम जब तक चाहें कि प्रेस एनी की लिखा हुआ ना आए, यानी हम चाहें तब रिजल्ट हमारी स्क्रीन से चला जाए, तब तक आपका रिजल्ट आपके सामने रहेगा, तो उसके लिए आप यूज करते हैं गेट ch। यानी इसका मेनली एक लाइन में आंसर हुआ कि किसी भी प्रोग्राम के रिजल्ट को स्क्रीन पर होल्ड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं गेट ch। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि गेट ch फंक्शन का यूज क्या है। तो किसी भी रिजल्ट को स्क्रीन पर होल्ड करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, गेट ch का। ये दोनों फंक्शंस फॉर्मेटेड फंक्शन है जो किस में यूज किए जाते हैं, conio.h में। तो मैंने आपको तीनों हेडर फाइल्स में एक्सप्लेन किया कि इन हेडर फाइल्स का यूज हम क्यों करते हैं। अब बात करते हैं 3 हेडर फाइल के बाद कि इस प्रोग्राम को कैसे किया जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम। फॉर्मूला आपके सामने, मैंने आपके सामने लिख दिया है। फर्स्ट वेरिएबल आपका है एरिया, सेकंड वेरिएबल है आपका बेस एंड थर्ड वेरिएबल आपका हाइट। और 0.5 को आपको इसके साथ में अटैच रखना है। यहां स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे क्लास। अब आप इस सिंटेक्स को फॉलो करते रहें, इसको आप नोट करें। तो क्लास के साथ में आता है क्लास का नेम। देखिए क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्लास का नाम की बात होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्लास के नाम को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी आप क्वेश्चन किस चीज का कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखें। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अब त्रिभुज को हम बोलते हैं ट्रायंगल, तो मैं क्लास का नाम रखूंगा ट्रायंगल। या मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो मैं क्लास का नाम एरिया भी रख सकता हूं। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हम ट्रायंगल लिखें या क्या लिखें। तो ट्रायंगल लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, माई क्लास लिख सकते हैं, माई वर्क लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आप नेम लिखते हैं वो आपके उस प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट आपका आता है प्राइवेट। तो यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट की। तो ये लिखा मैंने प्राइवेट और इसके आगे मैंने कॉलन यूज किया जिसको बोलते हैं कॉलन। और अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो ये सेमीकोलन हो जाएगा, लेकिन इसको हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। सेमीकोलन हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे लाइन को टर्मिनेट कर दिया जाए, जहां लाइन स्टॉप हो जाती है। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल की। देखिए वेरिएबल की बात करते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको इस प्रोग्राम में हम कितने वेरिएबल यूज करेंगे, 3 वेरिएबल, एरिया, बेस एंड हाइट। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ एरिया, सेकंड लिखता हूँ मैं बेस, थर्ड लिखता हूँ मैं हाइट। ये 3 वेरिएबल मैंने यूज किए। अब बात करते हैं कि वेरिएबल के साथ में डेटा टाइप्स कौन सी यूज की जाए। यहां पे डेसिमल वैल्यू आ रही है, डेसिमल वैल्यू के लिए हम कौन सी डेटा टाइप यूज करते हैं, फ्लोट का। तो यहां पे मैं लिखता हूं फ्लोट। फ्लोट की 3 वेरिएबल यूज किए, एरिया, बेस एंड हाइट। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पब्लिक। तो सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं पब्लिक। पब्लिक क्या कि मैंने कॉलन लगाया। पब्लिक में आप देख सकते हैं 2 चीजें आपके सामने, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन कर चुके हैं यहाँ पे प्राइवेट पार्ट में। अब बात आती है फंक्शन डिक्लेरेशन की। तो किसी भी प्रोग्राम में 3 फंक्शन बनाए जाते हैं। 3 फंक्शन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे कॉपी के अंदर तो आप 3 चीजों का ध्यान रखें प्रोग्राम में। फर्स्ट आता है इनपुट जो हम देंगे, सेकंड आता है कंडीशन कि उस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन हमें यूज करनी है, और थर्ड आता है कि हमें कंप्यूटर से क्या आउटपुट मिल रहा है। तो 3 चीजें मैंने आप लिखी है, आप ध्यान से देखेंगे, इनपुट, कंडीशन एंड आउटपुट। इनपुट भी हमें बनाना पड़ेगा, ये एक तरह का फंक्शन है। सेकंड कंडीशन भी हमें बनानी पड़ेगी, ये भी एक तरह का फंक्शन है। फंक्शन को हिंदी में बोल सकते हैं कार्य। और थर्ड नंबर आता है आउटपुट जो भी हमें कंप्यूटर से डिस्प्ले होगा, कंप्यूटर से रिसीव होगा। तो ये 3 चीजें हमें बनाकर कंप्यूटर को देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट फंक्शन की, कैसे बनाया जाए। तो पब्लिक पार्ट में फंक्शन बनाने के लिए आप लिखोगे वॉइड। वॉइड एक कीवर्ड होता है जो फंक्शन से पहले लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे वॉइड लिखूंगा और वॉइड के साथ में उस फंक्शन का नेम लिखूंगा जिसमें आप उस फंक्शन से रिलेटेड वर्क करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूं वॉइड इनपुट
अब देखें, आप इसके आगे ब्रैकेट का यूज करेंगे। किसी भी फंक्शन की आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शन की पहचान होती है कि उसके आगे ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे, मार्क्स डिडक्ट होने की पूरी संभावना है। आपको ध्यान रखना है, वॉइड इनपुट और ब्रैकेट का यूज 100% आपको करना है, जो इसको पहचान दिलाता है कि ये एक तरह का फंक्शन है और इसमें कुछ वर्क होने वाला है। कर्ली वैसे स्टार्ट किया, अब इसमें दो चीजें करनी है। इनपुट के लिए दो चीजें करनी है। सबसे पहला बात करते हैं हम, फर्स्ट है सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट। बात करते हैं, यहां पे मैंने तीन चीजें लिखी है, एरिया, बेस एंड हाइट। एरिया हमें निकालना है तो इसको हम भूल जाएंगे एक बार, एरिया तो हमें रिसीव होगा बाद में। बात करते हैं तीन चीजों की। 0.5 वैल्यू साथ में रहेगी, इसको कुछ नहीं करना। रहा सिर्फ बेस और हाइट, तो बेस को हमने यूज किया यहां पे, बेस एंटर वैल्यू ऑफ बेस, एंटर वैल्यू ऑफ हाइट। तो बेस और हाइट को मैंने यहां पे लिखा। अब मैं कंप्यूटर को वैल्यू इनपुट करने जा रहा हूं, तो वैल्यू इनपुट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन। तो लिखेंगे सी इन बेस और इसी के साथ लिखेंगे हाइट, बेस और हाइट, और ये कर्ली ब्रेसेस मैंने क्लोज कर दिया। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन का नेम है इनपुट, वॉइड इनपुट। और दो चीजें मैंने की है। सी आउट में मैंने एक वेलकम मैसेज लिखा है जिसमें लिखा आएगा एंटर वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट, एंटर वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट। और सी इन से मैंने बेस को इनपुट करवाया है और सी इन से मैंने हाइट को इनपुट कराया है, यानी मैं वैल्यू अपनी कंप्यूटर को दे चुका हूं। कंप्यूटर में बेस और हाइट की वैल्यू इनपुट हो चुकी है। और इनपुट कौन कर रहा है, यहां पे इनपुट कर रहा है आपका सी इन। अब इस इनपुट फंक्शन के बाद हम बात करते हैं कंडीशन फंक्शन की। जैसा कि मैंने बताया था फंक्शन नंबर 2, तो कंडीशन फंक्शन के लिए मैं इस साइड में आ रहा हूं, आप इस चीज को नोट कर चुके हैं। सेकंड बात करते हैं सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आपका आता है वॉइड कंडीशन ब्रैकेट, वॉइड कंडीशन, सेकंड नंबर फंक्शन। कंडीशन हमें कैसे लिखना है, कंडीशन का मीन्स है कि आप उस प्रोग्राम का फॉर्मूला यूज करेंगे। उस प्रोग्राम का फॉर्मूला आपके सामने है, एरिया इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये कंप्लीट फॉर्मूला लेंगे और इसको यहां पे लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं एरिया इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, सेमीकोलन, और उसके बाद इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा। तो मेरा ये सेकंड फंक्शन भी बन चुका है। आप एक चीज ध्यान देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एक मैंने फंक्शन बनाया वॉइड कंडीशन, एक फंक्शन बनाया मैंने वॉइड इनपुट, और ये सारे फंक्शन किसके अंडर में बन रहे हैं, पब्लिक में। और पब्लिक से पहले मैंने क्या लिखा है, प्राइवेट। प्राइवेट किसको कंटेन करता है, वेरिएबल को। और सारा का सारा जो वर्क हो रहा है, कंप्लीट वर्क जो हम कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, क्लास में। यानी कि जब सारा हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, हमारी क्लास कंप्लीट होगी, तो इस कर्ली ब्रेसेस को भी हमें क्लोज करना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं आउटपुट की। तो मैं थर्ड नंबर फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैंने लिखा वॉइड आउटपुट। किसी भी फंक्शन के नाम से पहले वॉइड लिखना कंपलसरी है। अब देखिए ये सारा जब कैलकुलेशन हो जाएगी, ये कंप्लीट फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद में हमारा रिजल्ट किस में स्टोर होगा, हमारा रिजल्ट स्टोर होगा एरिया में। तो यहां पे बात करते हैं, इस एरिया को हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे जिससे हमारा रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो यहां पे बात करते हैं सी आउट, सी आउट के बाद हम लिखेंगे एरिया। देखिए मैंने इस वेरिएबल को यहां पे डिस्प्ले करवाया। मैं डिस्प्ले क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया है, सी आउट। सी आउट क्या करता है, वैल्यू को डिस्प्ले करता है। तो यहां पे मैं फंक्शन को क्लोज कर रहा हूं। मैंने थर्ड नंबर फंक्शन भी कंप्लीट कर दिया है, जो मेरा था वॉइड आउटपुट। तो देखिए तीन फंक्शन पे मैंने वर्क कहा था, और तीन ही फंक्शन हमेशा प्रोग्राम में कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका इनपुट, सेकेंड हो गया आपका कंडीशन, एंड थर्ड हो गया आपका आउटपुट। आउटपुट में आपको क्या करना है, सिंपल सा है, जिसमें रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करना है। कंडीशन में क्या करना है, फॉर्मूला अटैच करना है। इनपुट में क्या करना है, जिस चीज की वैल्यू आपको कंप्यूटर को स्टोर करवानी है, वो वैल्यू आप इसमें स्टोर कर देंगे। और प्राइवेट में क्या करना है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं, वो वेरिएबल सारे लिख देंगे, और ये कंप्लीट पार्ट चलता रहेगा। और सारा वर्क किसके अंदर चल रहा है, क्लास में चल रहा है। और क्लास के साथ में हमने उसका क्या अटैच किया, क्लास का नेम, और वो नेम किसके अकॉर्डिंग था, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये कंप्लीट वर्क होने के बाद मैं एक कर्ली ब्रेसेस लगाता हूं, और उसके बाद मैं इसके आगे लगाता हूं सेमीकोलन। इट मींस आपकी क्लास यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। ये सेमीकोलन यूज करना आपको कंपलसरी है। यहां पे ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए मैंने तीन फंक्शन बनाए हैं, इनपुट,
कंडीशन एंड आउटपुट। अब इन तीनों फंक्शंस को हमें क्या करना है, कॉल करना है। क्या करना है, कॉल करना है। और किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और ऑब्जेक्ट को कैसे लेते हैं, क्लास के नाम के साथ। तो क्लास का नाम क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के नाम के साथ हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे एज ए असिस्टेंट। हम कह सकते हैं हमारा काम करने के लिए हमें पियोन की जरूरत होती है। हम एक बेसिक जनरल बात में कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल के साथ एक असिस्टेंट लूंगा जिसको मैं यहां पर नेम दे रहा हूं ऑब्जेक्ट। हम अपने बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो नाम देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम होता है किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करना। आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करना। क्लास के फंक्शन यहां पे कौन है, इनपुट है, कंडीशन है, आउटपुट है। अब तीनों फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। कैसे लें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन आएगा वॉइड मेन। वॉइड मेन आपका एज ए प्रिंसिपल होता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल क्या करेगा, स्टूडेंट्स को देखता है, टीचर्स को देखता है, पूरा मैनेजमेंट करता है। तो इस प्रोग्राम में भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है आपका वॉइड मेन। जो भी आपकी स्टोरी है इस प्रोग्राम की, वो कंप्लीट किसके पास में रहती है, वॉइड मेन के पास में। तो बात करते हैं, क्लास का नाम क्या है, ट्राइंगल। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्राइंगल, और ट्राइंगल के साथ में लूंगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे लें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ए से जेड तक ABCD के अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें भी आप किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को उठा सकते हैं, आपका नाम लिख सकते हैं। लेकिन जनरल बात करें कि ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा OBJ। लेकिन आप ये नहीं सोचा कि मैंने OBJ लिखा है तो OBJ ही लिखना है। आप X लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन उसी को यूज करते हुए आगे चलना है। अब जैसे देखें, आपने क्लास का नाम ट्रायंगल था तो आपको ट्रायंगल ही लिखना पड़ेगा, और ट्रायंगल के साथ में क्या लिखा हुआ है, OBJ। अब OBJ से मैं इन तीनों फंक्शंस को कॉल करूंगा। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है मेरा, इनपुट। तो मैं लिखूंगा OBJ कॉल करना है। कॉल करने के लिए हम बीच में डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या यूज करता है या किस चीज का यूज करता है। तो हम आंसर देंगे कि ऑब्जेक्ट किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करता है। बहुत ही सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का। तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन हम आ जाएगा इनपुट, हमारा फंक्शन हो गया इनपुट। और फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेमीकोलन का। देखिए फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कंडीशन। आप देख सकते हैं कंडीशन फंक्शन भी हमने बना रखा है, ये हमारा कंडीशन फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन की बात करते हैं, आउटपुट। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट और करली ब्रेसेस क्लोज। जो लास्ट में मैंने करली ब्रेसेस क्लोज किया है वो आपका वॉइड मेन का क्लोज हो गया। देखिए ये कंप्लीट वॉइड मेन हो गया। यहां तक आपकी क्लास क्लोज हो गई, इसमें 3 फंक्शंस बन गए, इसमें आपके वेरिएबल्स आ गए। कंप्लीट पैटर्न आपका किसके अंदर हुआ, क्लास के अंदर हुआ। और क्लास में हमने क्या क्या यूज किया, हमने यूज किया इनपुट फंक्शन जो आपका इन था, हमने यूज किया काउट फंक्शन जो आपका आउटपुट फंक्शन था, और इन सारे फंक्शंस के लिए हमने कुछ हेडर फाइल्स का यूज किया है। और हेडर फाइल्स को किसके साथ अटैच करवाया, हैश इंक्लूड के साथ। इस हैश इंक्लूड को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो ये कंप्लीट पैटर्न था। और मैंने जो आपके सामने ये क्वेश्चन किया है, ये आपका एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम C++ की सहायता से लिखो। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस वीडियो को बार बार देखें, आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी देता हूं जो आपके होमवर्क के लिए होंगे। उन क्वेश्चंस को इसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिनका आप यूज करें। अगर मैं क्वेश्चन कहूं आपके सामने, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके सामने, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेसिक सा सिंपल सा है, इसमें कोई वैल्यू भी नहीं है, डेसिमल वैल्यू आपको फ्लॉट यूज करना है, ये फ्लॉट यूज करेंगे। वेरिएबल इसमें एरिया, एरिया फिर से आएगा। इसमें क्या आया हुआ है, लेंथ आया हुआ है, बेस की जगह लेंथ आ जाएगा, विड्थ किसकी जगह आ जाएगा, हाइट की जगह आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे एंटर वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट, इस बेस एंड हाइट की जगह आ जाएगा लेंथ एंड विड्थ। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हुए ये एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है और आपका होमवर्क हो गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम C++ भाषा में लिखे। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, मैं रिपीट
कर देता हूं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम C++ भाषा में लिखें। और फॉर्मूला आपके सामने है। और ये जो क्वेश्चन किया था ये आपका था 4 मार्क्स का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल की, कि वृत्त का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात होता है। और उसके अलावा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे टॉपिक्स जिस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक एरे, फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, स्टैक, क्यू, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हैवी टॉपिक्स हैं, जो आपको मार्क्स जो है अच्छे दिलाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके सामने वीडियो डिस्प्ले करके, और उम्मीद करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक आप ज्वाइन कीजिए अनिमेश 2.0 स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस का, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। नमस्ते दोस्तों।